हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। ये क्लास बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की है। इसमें हम कॉम्पेरेटिव गवर्नमेंट यानी तुलनात्मक सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, इसकी संभावना परीक्षा में आने की लगभग 90% होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हम 4 कक्षाएं कर चुके हैं, यानी 4 पार्ट हो चुके हैं इस क्लास से पहले। जहां सबसे पहले क्लास 1 में मैंने फ्रांस की संसद, फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस की शासन व्यवस्था और फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन, इन टॉपिक्स को सबसे पहली क्लास में कराया है। दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्लास नंबर 2 में ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं को कराया गया है। ये क्लास भी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। और तीसरी क्लास में मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं, ये क्लास केवल हिंदी में अवेलेबल है। इस क्लास में सभी संभावित शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने कराया। और क्लास नंबर 4 में हमने अमेरिकी संविधान के प्रमुख लक्षण, इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से कवर किया। यदि आपने ये कक्षाएं नहीं देखी हैं, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आज की जो ये क्लास है, ये है हमारी क्लास नंबर 5, यानी ये 5वां पार्ट है। और अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। मैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन को। और इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत है नहीं। जो आंसर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सेम होगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि स्विट्जरलैंड के संविधान के लक्षणों का वर्णन कीजिए। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, और इट कैन बी आस्क्ड डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्विट्जरलैंड। अब हम इसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से और उस वे में करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत आराम से समझ में आ जाए। आप इसका आंसर देखिए और फिर ना समझ में आए तो बताना। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसके मेन फीचर्स को बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रमुख तथ्य बताता हूं और तथ्य बताने के बाद आपको उसकी विशेषताएं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रमुख तथ्य, की फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। ये जो स्विट्जरलैंड देश है ना, ये विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट पॉलिटिकल लैबोरेटरी। अब इसको हमने राजनीतिक प्रयोगशाला या पॉलिटिकल लैब क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर अनेक प्रकार के प्रयोग हुए, राजनीति से संबंधित यहां पर अनेक प्रकार के प्रयोग हुए, इसीलिए इसको विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला या वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट पॉलिटिकल लैबोरेटरी कहा जाता है। और देखिए, आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक दृष्टि से, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से, यह देश पर्वतों और बहुत ही सुंदर बर्फीली वादियों में बसा है। दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। अब देखिए, वैसे आकार में, शेप में तो ये देश बहुत छोटा है, लेकिन शासन प्रणाली की दृष्टि से, गवर्नेंस की दृष्टि से इसका बहुत प्राचीन समय से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक राजनीतिक विचारक हैं जॉन ब्राउन मैसन, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? उन्होंने स्विट्जरलैंड के बारे में कहा है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड इज एन आइलैंड ऑफ पीस इन अ सी ऑफ टर्मोइल। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो बर्न है। और स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से, पुराने समय से ही गणतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। अब यहां पर एक शब्द आया है यूरोप और एक शब्द आया है गणतंत्र। आइए बहुत अच्छी प्रकार से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। और आप जानते हैं, यूरोप एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो कुल मिलाकर के 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, भूमि के 7 टुकड़ों में बटी हुई है। और यहां पर इस जगह जो आपको दिख रहा है ना, यहां पर यही एक बहुत छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, जो यूरोप में पड़ता है। अब यदि आपको महाद्वीपों का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको क्विकली इसका एक रिवीजन दे देता हूं। देखिए, ये वाला जो लैंड का एरिया है, ये वाला पृथ्वी पर ये वाला जो लैंड एरिया है, ये है एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। और इस एशिया के ही ठीक वेस्ट में, एशिया के ही पश्चिम में, ये है यहां पर यूरोप। और मैंने अभी बताया कि स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप का एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है, इसकी जो स्थिति है वो लगभग यहाँ पर है। और इस यूरोप के ही दक्षिण में, इस यूरोप के ही नीचे जो आपको एक कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इसी प्रकार यूरोप के पश्चिम में, यूरोप के ही वेस्ट में, ये वाला जो आपको भूमि का टुकड़ा दिख रहा है, जो कॉन्टिनेंट आपको पृथ्वी पर दिख रहा है, ये वाला है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका इसको कहते हैं। और इस नॉर्थ अमेरिका के नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसी प्रकार आपको एशिया के नीचे यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं ओशिनिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रकार जो सबसे नीचे दक्षिण में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर भूमि के इस 7 खंडों में पृथ्वी हमारी बटी हुई है, 7 पार्ट्स में बटी हुई है। और इन 7 को हम कहते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्टिनेंट समझ में आ गए। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको जैसे देश इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। जो ब्राजील आपने देश का नाम सुना है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और ये जो स्विट्जरलैंड है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। इसके अलावा यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और भी बहुत सारे देश यूरोप में आते हैं। और रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसका आधे से ज्यादा भाग तो एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में भी है। तो सामान्य जानकारी के लिए ये बात मैंने आपको बताई। आइए अपने प्रश्न पर वापस लौटते हैं। मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर प्राचीन काल से ही गणतंत्र शासन की प्रणाली पाई जाती है। स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप वेयर द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन प्रिवेलेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब यहां एक शब्द और आया है, गणतंत्र, रिपब्लिक। अब ये गणतंत्र क्या है, इसको और समझ लीजिए। गणतंत्र या गणराज्य क्या होता है? देखिए, जिन देशों में राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र का अध्यक्ष, या हम कह लें हेड ऑफ द नेशन, निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, उसे गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और हमारे यहां राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, भले ही जनता उनको डायरेक्टली नहीं चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनको इलेक्ट किया जाता है। हम वोट देकर एमपी और एमएलए को चुनते हैं और एमपी और एमएलए वोट
डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी जनता डायरेक्टली नहीं चुनती, हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली राष्ट्रपति को चुनती है। तो गणतंत्र या गणराज्य यानी रिपब्लिक उसको कहा जाता है जहां पर देश का जो प्रमुख होता है, देश का जो अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द नेशन जो होता है, वो निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो। और इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति है और वहां भी चुनावी होता है, वो भी इलेक्टेड ही होता है। लेकिन ब्रिटेन में जो राष्ट्र की प्रमुख है वो है महारानी, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित नहीं है, बल्कि वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हेरिडिटी के अकॉर्डिंग है। इसलिए ब्रिटेन जो है वो गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। हाँ, ब्रिटेन लोकतांत्रिक जरूर है, क्योंकि वहां जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, वहां जो प्रधानमंत्री है उनको जनता चुनती है। लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो देश होता है, गणराज्य वो देश होता है जहां पर राष्ट्रपति यानी हेड ऑफ द नेशन इलेक्ट किया जाए। ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन महारानी होती है, उसको चुना नहीं जाता, वो तो क्रमानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम चला आ रहा है। तो व्हाट इज रिपब्लिक? द कंट्रीज इन विच द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड और कॉल्ड रिपब्लिक्स। इन इंडिया द हेड ऑफ द नेशन इज प्रेसिडेंट। सिमिलरली इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आल्सो द हेड ऑफ द नेशन इज द प्रेसिडेंट। दिस इज आल्सो इलेक्टेड। इन ब्रिटेन the head of the nation is the queen, but in Britain the president of the nation is not elected but hereditary. Therefore Britain is not a republic, but Britain is a democratic because the government there is elected by the people. तो देखिए, जो भारत है वो गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी, यानी गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है भारत में। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, गणराज्य नहीं है, वहां पर केवल और केवल लोकतंत्र है। देखिए, वैसे दुनिया के बहुत से देशों में लोकतंत्र है, लेकिन वे देश जरूरी नहीं है कि गणतंत्र भी हो। अब इंग्लैंड इसका सबसे प्रमुख उदाहरण, सबसे जो अच्छा एग्जांपल है इसका वो इंग्लैंड है। अब देखिए, इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है, डेमोक्रेसी तो है, क्योंकि वहां पर संसद भी है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी है। और भारत ने भी जो ये संसदीय व्यवस्था अपनाई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत ने अपनाया, वो इंग्लैंड को देखकर ही तो अपनाया था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरह ही जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, और हर 5 साल में चुनाव भी होते हैं और जनता प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार रखती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड को गणतंत्र नहीं कहा जा सकता। और ऐसा इंग्लैंड अकेला देश नहीं है, जापान, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक समेत दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत लोकतंत्र के साथ साथ एक गणतांत्रिक देश भी है। अब इंग्लैंड में सत्ता की जो सबसे ऊंचे पद पर राजा या रानी बैठा होता है, वहां अभी नाम मात्र का ही सही, लेकिन राजशाही तो है। भले ही वो नाम मात्र है, लेकिन राजशाही तो है ही, राजा तो वहां पर है ही। इंग्लैंड के लोग प्रधानमंत्री तो बदल सकते हैं वोट देकर, लेकिन राजा नहीं बदल सकते। और इंग्लैंड के ठीक उलट भारत में सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली नहीं चुना जाता, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति भारत में। और साथ ही हर 5 साल बाद राष्ट्रपति बदलता भी है, क्योंकि इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ गणतांत्रिक देश भी है। बस फर्क इतना है कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है, गणतंत्र उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं है। हालांकि अधिकार तो हैं, लेकिन उतने अधिकार नहीं है जितने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक गणतंत्र समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं और अब स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो है वहां का संविधान निर्मित और लिखित है, क्रिएटेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्जरलैंड का संविधान निर्मित और लिखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड इज क्रिएटेड एंड रिटन। इसका जो निर्माण हुआ था, ये जब बना था तो ये आयोग द्वारा 1848 ईस्वी में बना था। एक 14 सदस्यों का आयोग था, 14 मेंबर्स का एक कमीशन था। उन्होंने 1848 में इसका निर्माण किया और ये 1998 तक लागू रहा। और स्विट्जरलैंड का जो वर्तमान संविधान है, जो इनका करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 1998 में बना था और 1999 में लागू किया गया था, जो वर्तमान में लागू है। और इस संविधान का अधिकांश भाग लिखित है, रिटन है। और इस संविधान में समय समय पर संशोधन यानी बदलाव की व्यवस्था भी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अपेक्षा अधिक लंबा है, कि दुनिया का जो सबसे छोटा लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही संविधान है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें अनेक ऐसी बातें भी हैं जो संवैधानिक प्रकृति की नहीं है। स्विट्जरलैंड के संविधान में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका नेचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में होना अजीब लगता है। जैसे उदाहरण के लिए इस संविधान में मछली मारने, शिकार खेलने और जुआ खेलने के आदि के बारे में भी उल्लेख किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड इज क्रिएटेड एंड रिटन। इट वाज क्रिएटेड बाय अ कमीशन इन 1848 and remained in force till 1998. The current constitution of the Switzerland was created in 1998 and implemented in 1999. Most of this constitution is written and there is a provision for amendment in this constitution from time to time. It is longer than the United States Constitution. There are many things in it which are not of constitutional nature. For example, this constitution also mentions fishing, hunting and gambling etc. स्विट्जरलैंड के संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है गणतंत्र की स्थापना। मैंने गणतंत्र के बारे में अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक। स्विट्जरलैंड का संविधान स्विट्जरलैंड में एक गणतंत्र शासन की स्थापना करता है। स्विट्जरलैंड के गणतंत्र में भी एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, किंतु वहां के राष्ट्रपति को भारत तथा अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह अधिकार प्राप्त नहीं है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का शासन है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि वहां पर जनता को कितने सारे अधिकार प्राप्त हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड एस्टेब्लिशेस अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन स्विट्जरलैंड। द रिपब्लिक ऑफ स्विट्जरलैंड also has a system of elected president, but the president there does not have much authority like the president of India and president of America.
इन रियलिटी स्विट्जरलैंड इज रूल्ड बाय द पीपल। स्विट्जरलैंड के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर है और इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। यदि संविधान को बदलना है तो उसे बदलने के लिए संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। जैसे हमारे यहाँ पर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसी प्रकार वहां भी 2 सदन है और उन दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए और फिर उसके बाद उसका समर्थन कैंटनों के मतदाताओं द्वारा भी होना चाहिए। अब ये कैंटन क्या होता है? देखिए, स्विट्जरलैंड देश का कोई भी एक प्रांत या राज्य कैंटन कहलाता है। जैसे हमारे यहां पर राज्य होते हैं, उनके यहां पर कैंटन होते हैं और इसमें ज्यादातर 1 या 2 बड़े शहरों के साथ कई कस्बे और गांव भी शामिल होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे हमारे यहां पर स्टेट है, ऐसे ही वहां पर कैंटन बोला जाता है। तो यदि संविधान को बदलना है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ उसका समर्थन कैंटनों के मतदाताओं द्वारा भी होना चाहिए। जो राज्यों की जनता है वो भी यदि उसका समर्थन करेंगे तभी बदलाव हो पाएगा। लेकिन फिर भी यह संविधान इतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का। मैंने आपको क्लास नंबर 4 में समझाया था अमेरिका के संविधान के बारे में, उसको ध्यान से देखिएगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड इज रिजिड, इट कैन नॉट बी चेंज इजीली। टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, the amendment proposal must be passed in both houses and then it must also be supported by the voters of the cantons. Any province in the country of Switzerland is called a canton. It usually includes several towns and villages and along with 1 or 2 big cities. Still, this constitution is not as rigid as that of America. स्विट्जरलैंड के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। और ये संघात्मक शासन प्रणाली को मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूं। देखिए, जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वो एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों पर सरकारें होती हैं। कहने का मतलब इन सरकारों में आमतौर पर एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है और इन सरकारों में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करती है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं संघात्मक शासन क्या होता है। तो इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली को स्थान दिया गया है। इस संघ का निर्माण यानी स्विट्जरलैंड संघ का निर्माण, स्विट्जरलैंड यूनियन का निर्माण स्विट्जरलैंड के 22 कैंटनों द्वारा किया गया है। भाई जैसे भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर तो देश बना है, इसी प्रकार जो स्विट्जरलैंड देश बना है वो 22 कैंटनों से यानी 22 राज्यों से मिलकर बना है। किंतु स्विट्जरलैंड की जो संघीय व्यवस्था में एक विचित्र बात है वो ये है कि इस संघ में शामिल होने वाले 22 कैंटनों को अपनी इच्छा से संघ छोड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है। कहने का मतलब कोई भी राज्य, कोई भी कैंटन संघ से, स्विट्जरलैंड संघ से अलग हो सकता है अपनी इच्छा से। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। कहने का मतलब स्विट्जरलैंड का जो न्यायालय है वो किसी कानून को इलीगल घोषित नहीं कर सकता, भले ही चाहे वो संविधान का उल्लंघन करता हो। उनको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, जुडिशियल रिव्यू वो नहीं कर सकते। और इस संघ की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को न सौंपकर कैंटनों को सौंप दी गई हैं, जो केंद्र के पास नहीं है, सेंटर के पास नहीं है, बल्कि राज्यों के पास है, स्टेट के पास है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां उन शक्तियों को कहा जाता है जिनका उल्लेख संविधान के किसी भी विषय में नहीं होता। ये ऐसी शक्तियां होती हैं जो संविधान में नहीं लिखी होती। अब यदि भारत की बात करें तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों के पास है, वहां के प्रांतों के पास है। तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। According to the Constitution of Switzerland, Switzerland has a federal system of governance. This federation is formed by 22 cantons of Switzerland. But a strange thing in the federal system of Switzerland is that the 22 cantons that have joined this union have been given the right to leave the union voluntarily. In the system of governance of Switzerland, the judiciary has not been given the right of judicial review. An important feature of this union is that in this, the residual power have been handed over to the cantons instead of being handed over to the center. Residual powers can be called those powers which are not mentioned in any subject of the constitution. Whereas in India, residuary powers rest only with the central government. But in Switzerland, these power handed over to cantons. स्विट्जरलैंड के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन स्विट्जरलैंड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैज बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट सिस्टम। अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, आइए आसान भाषा में समझाता हूं। देखिए, बात करें लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है डेमोस और एक है कार्टिया। इस डेमोस का मतलब होता है जनता यानी पीपल और कार्टिया का मतलब होता है शासन यानी रूल। तो कहने का मतलब जनता यानी लोगों के शासन को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। भाई लोक का मतलब हुआ जनता, तंत्र का मतलब शासन, यानी जहां जनता का शासन हो। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का ये मतलब है कि भारत में जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक होगा, अर्थात जनता सरकार चुनेगी। ये मैंने भारत के संदर्भ में आपको बताया कि यहां पर सरकार कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है: डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही लोकतंत्र कहते हैं। यह डेफिनेशन आपने जरूर पढ़ी होगी।
अब देखिए जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये दो टाइप की होती है। साधारणतः जो लोकतंत्र होता है दो प्रकार का होता है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो अभी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता में आया है ये शब्द, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहां जनता सरकार में जाकर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अपने निर्णय लेती है, नियम बनाती है। जनता ही नियम बनाती है, नियम के लिए भी जनता ही वोट डालती है, कानून के लिए भी जनता ही वोट डालती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता ही कानून का निर्माण करती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इसको हम कह सकते हैं सीधा लोकतंत्र में सभी महत्वपूर्ण फैसले नागरिक लेते हैं, और सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर मतदान होता है, वोट पड़ती है। कानून बनेगा तो वोट पड़ेगी, कोई भी नियम बनेगा वोट पड़ेगा, कोई भी नीतिगत फैसला होगा तो वोट पड़ेगा। और मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि जैसे स्विट्जरलैंड का संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड का संविधान। डेमोक्रेसी का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से नियम कानून और सरकार चलाती है। यहां पर चलती लिखा हुआ है चलाती होगा, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत, अब देखिए भारत में हम क्या करते हैं, एक बार वोट डाल दिया, 5 वर्ष के लिए हमने एमएलए और एमपी को चुन लिया। अब राज्यों की सरकारें विधान परिषद और विधानसभा में, और केंद्र की सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कानूनों का और अधिनियमों का निर्माण करती है। किसी भी कानून के लिए या अधिनियम के लिए जनता थोड़ी ना वोट डालती है, हमने तो उनको एक बार चुन दिया, अब वो नियम बनाते रहे, कानून बनाते रहेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता, वहां जनता हर चीज के ऊपर वोट डालती है, हर चीज के ऊपर जनमत होता है। तो ये फर्क है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो इसलिए मैंने बताया कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक विशेषता है स्विट्जरलैंड के संविधान की। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जनता कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। स्विट्जरलैंड की जनता संविधान में संशोधन करने के कार्य में भी प्रत्यक्ष रूप से मत देती है, यानी संविधान में बदलाव होगा तो उसके लिए भी जनता वोट देगी। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड की जनता व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को यदि रद्द करना है तो उसकी भी शक्ति रखती है, उसके लिए भी वोट करती है। और स्विट्जरलैंड की जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस से हटा सकती है। जैसे होता क्या है कि हमारे यहां पर हमने वोट डाल दी 5 साल के लिए, हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया, हम उनको हटा नहीं सकते। लेकिन स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड की जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों को वापस से हटा भी सकती है। तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इन स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैज बीन गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस in the governance system. The people of Switzerland participate directly in making laws. The people of Switzerland also vote directly in the process of amending the constitution, and the people of Switzerland have the power to repeal any law made by the legislature. यदि legislature किसी भी law को बनाती है तो वहां की जनता उसको रिपील करने की पावर भी रखती है। The people of Switzerland can remove the representatives they have elected. ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसको उन्होंने इलेक्ट कर लिया है उसको वो रिमूव करने की पावर भी रखते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की जो अगली विशेषता है वो है वहां की कमजोर न्यायपालिका, वीक जुडिशरी। स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका अमेरिका तथा भारत की न्यायपालिका के समान शक्तिशाली नहीं। स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, वहां का सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, चाहे वह संविधान की धाराओं का उल्लंघन ही क्यों न करता हो। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय सभा को ही है। यूनियन जो कानून बनाएगा, सेंटर जो कानून बनाएगा, उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो भी यूनियन असेंबली को ही है। और इस प्रकार स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार से निर्बल न्यायालय है। तो देखिए वहां की न्यायपालिका को इसलिए भी अधिकार नहीं होते क्योंकि वहां पर जो कानून भी बनता है उसमें भी जनता की राय होती है। वहां संविधान भी बदलेगा तो वो भी जनता के द्वारा होता है। वहां कोई भी नियम अधिनियम बनेगा, जनता उसमें शामिल होती है। तो इसलिए वहां न्यायपालिका की जो शक्ति है वो कमजोर होती है। वहां सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। वीक जुडिशरी, द जुडिशरी ऑफ द स्विट्जरलैंड इज नॉट एज पावरफुल एज द जुडिशरी ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ इलीगल इवन इफ इट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली द फेडरल असेंबली हैज द राइट टू इंटरप्रेट फेडरल लॉज। थस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड इज इन अ वे अ वीक कोर्ट। तो ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये कक्षा देखने के लिए। और यदि ऐसी कोई भी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।